अध्याय 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असमान वितरण वर्णित है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और वह कब नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है। ऊपर उड़ती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है, जो बादल बनते हैं, वर्षा होती है इससे। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नताओं के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधित बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधित विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विवरण सम्मिलित हैं। वायुमंडलीय दाब। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है? जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो समुद्र तल से लेकर के जहाँ तक वायुमंडल है, वायु का घिराव है, उसमें प्रति इकाई वायु स्तंभ के भार को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है और समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होता है और इसी कारण वायु दाब यहाँ पे धरातल के निकट वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी अथवा निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 NCERT 2006 देखें। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यह विभिन्नता ही वायु की गति का मुख्य कारण है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। ये हमेशा ही याद रखें कि पवनें हमेशा ही उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही फ्लो करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जब किसी भी सतह का तापमान, ठीक है, महाद्वीप का एक सतह है, यहाँ पे तापमान अगर सूर्य की किरणों की वजह से बढ़ता है तो यहाँ के जो वायु हैं वो उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और फिर ये वायु उठ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बन जाता है वायु तापमान अधिक, लो प्रेशर। ठीक है, और वहीं अगर कहीं भी तापमान अधिक है, तापमान कम है अपेक्षाकृत, तो वायु यहाँ पे ठंडी होकर बैठती है। ठीक है, वायु यहाँ पे नीचे बैठेगी और इससे क्या होगा, वायु के बीच के जो अणु हैं उनकी दूरी कम हो जाती है। ठीक है, और इससे बनता है हाई प्रेशर और हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु गतिमान होता है और इसी गतिमान पवन को, हवा को ही पवन कहते हैं। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुदाब के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। हर एक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार
वायुदाब की घटोत्तरी होती है और वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। इसको आप स्लाइड 10.1 को आप देख सकते हैं, जिसमें ऊंचाई पर वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत किया गया है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है वो क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। सहज भाषा में कहें कि अगर ऊर्ध्वाधर वायु की गति चल रही है तो इसमें वायुदाब की भिन्नता ज़्यादा देखने को मिलती है, और अगर क्षैतिज वायु की गति हो रही है तो इसमें वायुदाब की में जो भिन्नता है वो कम होती है, अपेक्षाकृत वायुदाब में अंतर कम पाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऊर्ध्वाधर वायुदाब की प्रवणता अधिक होने के बावजूद भी उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको काफ़ी हद तक संतुलित कर देता है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। आप आगे पढ़ने से पहले ये उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं और वायुदाब तथा पवन तंत्र को आप देख सकते हैं। समदाब रेखाएं वो होती हैं कि जैसे क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं, आपको पता है क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, ये रहा। और समदाब रेखाएं जो होती हैं कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस क्षैतिज रेखा के अपेक्षाकृत जितना यहाँ पे तापमान होना चाहिए उसके हिसाब से इसकी जो समदाब रेखाएं हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से समदाब रेखा मतलब एक तरह के दाब पाए जाने वाले विभिन्न स्थलों या फिर समुद्र तलों के हिस्से को अगर मिला दिया जाए तो उससे बनने वाला एक रेखा जो है उसको समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा, तो ये रेखा जो है वो समदाब रेखा है, मतलब जितना दाब यहाँ है उतना दाब यहाँ है उतना दाब यहाँ है। ठीक है, हर जगह दाब एक ही तरह का है, तो इसको समदाब रेखा कहते हैं। ठीक, तो और जब समदाब रेखाओं के केंद्र में कई समदाब रेखाएं हो तो उसके केंद्र में मतलब बनते हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र या फिर निम्न वायुदाब क्षेत्र। वायुदाब का क्षैतिज वितरण का मतलब समझिएगा, धरातल से लगा हुआ वितरण। पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महसूस होता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। चित्र 10.1 विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, ध्यान देने वाली बात है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उच्च वायुदाब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप वायु का दाब देखेंगे तो 1014, 1016 और 218 है, जबकि यहाँ पे सिंगल एक ही वायुदाब रेखा है, लेकिन यहाँ अपेक्षाकृत 1020 है मिलीबार। तो इन तीनों से ही ये ज़्यादा है, तो अपेक्षाकृत देखा जाए तो यहाँ पे उच्च वायुदाब बनेगा। और हमेशा ही वायु जो बहेगा, वायु का जो फ्लो होगा वो इस उच्च वायुदाब से इस निम्न वायुदाब की तरफ होगा, इस निम्न वायुदाब की तरफ होगा। उच्च वायुदाब यहाँ भी बन रहा है तो इससे इसका फ्लो निम्न वायुदाब की तरफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण।
देखिए, जनवरी व जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण चित्र 10.2 और 10.3 में दर्शाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है माध्य समुद्र तल वायुदाब समदाब रेखाएं मिलीबार में किस महीने का, जनवरी महीने का। तो आप समदाब रेखाओं को और समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च वायुदाब क्षेत्र को देख सकते हैं। देखिए, निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च वायुदाब क्षेत्र हमेशा ही सापेक्षिक होता है। सपोज करिए यहाँ पे जो 1000 मिलीबार के द्वारा निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पे 1030 है, 1030 मिलीबार वायुदाब है। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पे निम्न है वायुदाब क्षेत्र और यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र है। तो वायु का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये उच्च है तो ये दोनों ही उच्च का प्रभाव रहेगा, जिससे ये वायु का फ्लो निम्न की तरफ होगा, क्योंकि जो विषुवत रेखा है उसके आसपास निम्न वायुदाब क्षेत्र बने होते हैं। ठीक है, आप और भी जगह देख सकते हैं उच्च वायुदाब। और एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादातर मामलों में आप हमेशा पाएंगे कि जो समुद्र वाला एरिया है, सागर वाला एरिया है, वहाँ पे उच्च वायुदाब बनेगा। और जहाँ पे महाद्वीप है, जैसे ये रहा, ये महाद्वीप है, यहाँ पे निम्न वायुदाब देखने को मिलेगा। ठीक है, इस मानचित्र में कुछ चीज़ें कम बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इसको, मैं बता दूं आपको कि वायुदाब क्षेत्र यहाँ पे भी अधिक बनता है। ठीक है, यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है, लो प्रेशर बनता है, फिर यहाँ पे भी लो प्रेशर बनता है। ठीक है, तो क्योंकि यही लो प्रेशर ही तो इस यहाँ चलने वाले वायु को खींचती हैं और यही फिर हमारे मानसून के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो पूरे विश्व के मैप में तो हर कुछ दर्शाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। हालांकि ये जनवरी का महीने का था। ठीक है, अब अगर जुलाई को देखेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक आपको अपने समय के अनुसार चीज़ें को समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें हमने क्या पढ़ा, दर्शाया गया है यहाँ पे। और आगे है, विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और इसे विषुवत निम्न अवदाब क्षेत्र अर्थात इक्वेटोरियल लो के नाम से जाना जाता है। 30 से 30 अंश उत्तरी और 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की अगर सामान्य वितरण की बात करें, ठीक है, तो एक मोटे तौर पे यह एक अध्ययन है। ठीक, और उस अध्ययन को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा, यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये अगर हम इसको 0 अंश माने, 0 अंश विषुवत रेखा, और इसी से लगा हुआ इसको अगर हम 10 अंश माने, ठीक है, 10 अंश माने, 1 मिनट, तो अब इसको आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए पॉज करके बना दिया। तो विषुवत रेखा से लेकर के जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं 10 अंश नॉर्थ और साउथ में, तो उसके आसपास लो प्रेशर रहता है। और वहीं अगर 30 अंश नॉर्थ और साउथ में देखें तो वहाँ पे हमेशा उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग हाई प्रेशर ही रहता है। फिर वही चीज़ है 60 नॉर्थ और साउथ अक्षांश पे हमेशा लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो अगर मोटे तौर पे अगर आपको पता हो चले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हवा का फ्लो होता है। तो आप पाएंगे कि देखिए ये इधर से इधर फ्लो करेगा, उच्च वायुदाब से लो प्रेशर की तरफ, और ये इधर से इधर, फिर इधर से इधर वायु पवनों का फ्लो होगा। अब यहाँ पे देखें तो 30 उत्तरी और 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च अक्षांश क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 अंश उत्तरी और 60 अंश दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पट्टियां कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं,
सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। आप यह जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होता है। इस क्षैतिज गतिमान पवन को वायु को ही पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायु दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है और पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। और तीनों संयुक्त प्रभाव कौन कौन से हैं? दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल और कॉरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है। वो हमेशा ही अपने धरातल से लग करके वो फ्लो करे, इसके लिए जिम्मेदार है गुरुत्वाकर्षण बल। दाब प्रवणता बल। भूमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हों वहाँ दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं से दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। घर्षण बल। यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कॉरियोलिस बल। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया। इसी पर इस बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ अर्थात क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ अर्थात एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतना ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कॉरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाती हैं। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। वायुदाब व पवनें। पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कॉरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी अर्थात जियोस्ट्रॉफिक पवनें नाम से जाना जाता है। अब है भूविक्षेपी पवनें। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमा चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है।
उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रतिचक्रवाती दशा का मतलब जहाँ पे बारिश ना हो और वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे वायु का बैठना एक कॉमन फिनोमेना है। इस प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होता है और ऊपर उठेगी वायु। उच्च वायु दाब क्षेत्र में वायु का अवतरण होगा और धरातल पर अपसरित होगा, अर्थात बैठेगी वायु। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पवनों के साथ साथ, पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती हैं, जो बादल बनने और वर्षण के लिए आवश्यक है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। वायुमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर है। वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण तथा पृथ्वी का घूर्णन। वायुमंडलीय पवनों के प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण 10.6 में दिया गया है, जिसमें वायुमंडल का सरलतम और सामान्य परिसंचरण को दिखाया गया है। उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCJ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। उष्णकटिबंध से आने वाली पवनें इस निम्न वायुदाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 अंश उत्तरी व 30 अंश दक्षिणी अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवतरण होता है और यह उपोष्ण उच्च वायुदाब बनाता है। अवतरण का एक कारण यह भी है कि जब वायु 30 अंश उत्तरी व 30 अंश दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। विषुवत वृत्त की दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ पर मिलती हैं और ये ITCZ मौसमी परिवर्तन के हिसाब से उत्तर और दक्षिण शिफ्ट होता रहता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा से आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और यह कोष्ठ फैरल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतरण होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये 3 कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्र पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। फिर मौसमी पवनें। मौसमी पवनें पवनों का
के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन और वायु दाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जाता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 NCERT 2006 में पढ़ेंगे। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियां नीचे वर्णित है। इससे पहले वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संबंध में प्रशांत महासागर का गर्म व ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी जलधारा का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिण दोलन कहलाता है। इन दोनों अर्थात दक्षिणी दोलन व बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहद मौसम संबंधित भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी-कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों में मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब है स्थानीय पवनें। भूतल के गर्म व ठंडा होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। स्थल व समुद्र समीर। जैसा कि पहले वर्णित है, ऊष्मा के अवशोषण व स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बनता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। समुद्र समीर और ये स्थल समीर। पर्वत व घाटी पवनें। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म होते हैं और वायु ढाल के साथ ऊपर उड़ जाती हैं और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं और रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती हैं, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोधी पवनें कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख ढालों पर नीचे उतरती हैं, तब यह शुष्क पवनें रुद्रोष्म अर्थात एडियाबैटिक प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। वायु राशियाँ, एयर मासेस। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को
धारण कर लेती हैं। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह व या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधित विशिष्ट गुणों वाली यह वायु वायुराशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है, वायु का वह बृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधित क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वायुराशि। वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियाँ बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। और तीसरा है उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। चौथा है उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महासागरीय क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र। अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक और आर्कटिक। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती हैं। एक है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि और ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, महाद्वीपीय आर्कटिक। और उष्णकटिबंधीय वायु राशि गर्म होती है तथा ध्रुवीय वायु राशियाँ ठंडी होती हैं। वाताग्र, इसको फ्रंट्स बोलते हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन अर्थात फ्रॉन्टोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है। ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, इसे ही क्या कहते हैं, अचर वाताग्र। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलते हैं, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों को ऊपर ढकेलती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल से ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इसकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। फिर है बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरूष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य या उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधित अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चक्रवातीय परिसंचरण करती हैं। इस चक्रवातीय प्रवाह के बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसे एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र कहा जाता है। चित्र 10.9 एक ऐसे ही विकसित चक्रवात को दर्शाता है। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु
आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र के साथ कौन सा मेघ बन रहा है? कपासी मेघ। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोश वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनाता है। जब भूतल से कोई संपर्क नहीं रहे तो उस वाताग्र को क्या बोलेंगे? अधिविष्ट बनाता है। एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, इस चित्र को इसमें दिखाया गया है बहिरूपण कटिबंधीय चक्रवात को, किस तरीके से ये फर्स्ट चरण में क्या होता है, फिर सेकंड चरण में क्या होता है और लास्ट में फिर क्या होता है। धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं में निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कई प्रकार भिन्न हैं। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती हैं जो उच्च कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती। ये विस्तृत क्षेत्रफल में फैले होते हैं तथा इनकी उपस्थिति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम में चलते हैं, जबकि बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हैं। अब है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से इस चक्रवात को जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, 27 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तापमान तो नहीं होगा। कॉरियोलिस बल का होना जरूरी है, मतलब यह है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र पे नहीं हो सकता, ये कहीं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र से हटके ही होगा। जहाँ पे ITCZ का क्षेत्र है उससे नॉर्थ या साउथ में ही हो सकता है। उष्णकटिबंधीय पवनों की गति में अंतर कम होता है, तभी ऐसा होता है। ऊर्ध्वाधर जो पवन है उसकी गति में अंतर कम होना चाहिए। और कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना चाहिए। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वायु ऊपर की तरफ उठे। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होता है और स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचती है, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है।
वे चक्रवात जो प्रायः 20 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विवरण 10.10 चित्र में दर्शाया गया है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आँख अर्थात आई कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। ये देखिए इस तरीके से इसका आँख है और ये एक सर्कुलर में मूवमेंट करती है, ठीक है। ऐसे वायु उठता जाता है इस पायल में और बीच में आँख बनता है। तूफान की दिशा अगर आप देखेंगे तो इधर से वो कहेगा, क्योंकि अगर यहाँ सागर है तो ये स्थल पे जाकर के तो तबाही मचाएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का खड़ा परिच्छेद इस तरीके से पूरा है। इसका जो केंद्रीय है, जिसको अक्ष बोलते हैं, शांत होता है। यहाँ पे जो अक्ष है वहाँ पे वो शांत होता है। जहाँ पवनों का अवतलन होता है, अक्ष के चारों तरफ अक्षुभित्ति होती है, जहाँ वायु का प्रबल और वृत्तात्मक रूप में आरोहण होता है। वृत्तात्मक रूप में क्या हो रहा है? आरोहण, उठ रहा है वायु, ठीक है। यहाँ से वृत्तात्मक रूप में वायु उठ रहा है, ठीक है। उसके आगे देखें, अगर यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है, इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आँख से रेन बैंड विकसित होते हैं तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियाँ बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात जो है तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जलप्लवित मतलब यह जल से भर देते हैं और ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। जलप्लावित। फिर है तड़ित झंझा और टोर्नेडो। अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझा तथा टोर्नेडोज हैं। जिसको देखो, जो तड़ित झंझा है उसको थंडर स्टॉर्म और टोर्नेडो को टोर्नेडोज ही बोलते हैं। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। तड़ित झंझा अर्थात थंडर स्टॉर्म्स उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होता है। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान 0 से भी कम होता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्वा प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु और वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती हैं। इसके केंद्र में अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ अर्थात वाटर स्पाउट्स कहते हैं।
यह आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिर वायु के विस्थापित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों से स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ और हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और है कि जो चैप्टर 10 है उसको मतलब वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, तो आने वाले क्लासेस में उसको अच्छे से करवा दिया जाएगा। अभी तो रीडिंग पे हमने फोकस कर दिया उसमें, ठीक है। तो जैसा क्लास रहता है, कई बार रीडिंग को ही प्रमोट कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसमें हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने के साथ जैसे ही मतलब एक्सप्रेशन शुरू करेंगे तो हर एक चैप्टर में ज़्यादा वक्त लगना है, तो ये भी कहीं ना कहीं मन में चलता रहता है कि ज़्यादा वक्त भी ना लगे। अभी हम चलते हैं अगले अध्याय पे, तो अध्याय 11 वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल की जो कहीं ना कहीं मात्रा है वो किस प्रकार प्रभावित होती है और उससे मौसमी परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। आगे है, आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर के 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। इसके वायुमंडल के आयतन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है कि उसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ती और घटती रहती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव और ठोस अवस्था में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों के वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होता है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, यह एक चक्र है, एक चक्र की तरह बनता है, एक सर्कल बनता है। जैसे अगर सपोज करिए कि हम 2 भाग लेते हैं और ये सपोज करिए कि महासागर है और ये आपका महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से वाष्पीकरण होता है और फिर ऊपर जा करके बादल के रूप में फिर वर्षा होता है महाद्वीपों पे फिर नदियों के रूप में ये प्रवाहित होकर के फिर महासागरों में जाता है। तो ये एक कहीं ना कहीं अनवरत रूप से चलने वाली सर्कल बन जाता है, ठीक है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला एक चक्र है। अच्छा चक्र है, सुचक्र है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जो हवा में जितना ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा रहेगी, ह्यूमिडिटी कहा जाएगा, उतनी अधिक है। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो उसकी वास्तविक मात्रा है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब उसको हम किसी के सापेक्ष तुलना नहीं करते हैं, बस हम ये देखते हैं कि प्रत्येक 1000 ग्राम वायु में कितना आर्द्रता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो भी दिया गया तापमान है, उस तापमान की जो पूरी क्षमता है उसकी तुलना में वायुमंडल में जो मौजूद जलवाष्प हैं, उसके प्रतिशत को ही सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। बढ़ती है मतलब जब तापमान बढ़ता है तो फिर उसके बाद उसका हवा का अर्थात वायुमंडल का आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। अतः महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। संतृप्त, ठीक है। जब
किसी निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरीके से भर जाए कोई हवा, जितना उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार पूरा अगर भर जाता है तो उस वायु को संतृप्त वायु कहते हैं। और संतृप्त वायु जब हो जाता है तब समझ लीजिए बारिश होने की संभावनाएं एकदम से हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श अर्थात सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओशांक कहते हैं। ठीक है, ओशांक बिंदु मतलब ये है कोई भी वायु हो उसकी जो क्षमता है एक खास तापमान पे आर्द्रता ग्रहण करने की, अगर उस तापमान पे वो अपनी क्षमता का 100% ग्रहण कर चुका है तो अब उसे क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा संतृप्त वायु। ठीक है, और जिस तापमान पे संतृप्त वायु होता है उस तापमान को ओशांक कहते हैं, ओशांक बिंदु कहते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। मतलब वाष्पीकरण जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बढ़ाएगा, वहीं संघनन जब होगा तो फिर ये जलवाष्प की मात्रा को घटाएगा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है एकदम मतलब स्टार्टिंग होता है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस तापमान पर, मैं फिर से बता दूं, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर जल वाष्पीकृत करना शुरू करता है, वाष्पीकृत होना शुरू होता है, ठीक है, उसी तापमान को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने व धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जब भी जलवाष्प जल की बूंद बनेगा तो उस क्रिया को संघनन कहते हैं। मतलब समझ लीजिए कि जब तक जब वाष्पीकरण हो रहा है बादल बने, और बादल बनने के बाद जब बरसना शुरू होता है तो इसका मतलब संघनन की क्रिया हुई है, तभी वो जल की बूंदें बनी हैं। और फिर ग्रेविटी के प्रभाव के कारण वह बूंदें पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। तो बारिश होने की घटनाओं में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जलवाष्प का संघनन होना जरूरी है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। ऊष्मा का ह्रास होता है इस समय, और क्यों ऐसा होता है इसको हम समझेंगे। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाते हैं और यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सपोज करिए कि कोई भी वायु है, तो अगर वो पृथ्वी की सतह पर रहेगा तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तो वायु में, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, पृथ्वी सतह पे यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, ठीक है, तो वायु में जलवाष्प धारण क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। अब जब ये वायु उठ करके, ठीक है, ऊंचाई पे पहुंचता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ। अब यही जो जलवाष्प धारण क्षमता ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी, तो इस प्रकार वो जो सापेक्ष आर्द्रता है वो प्रभावित होगा, और इससे जो अतिरिक्त जलवाष्प है वो जल की बूंदों में बदल जाएंगी, जल की बूंदें बनेंगी,
ठीक है, और इसी क्रिया को ही संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है, संघनन कहते हैं, इसे ही संघनन कहते हैं। और उसके बाद जब बूंदें बन जाएंगी तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में फिर से ये बारिश के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरेंगी, ठीक है। तो स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो छोटे छोटे वायुमंडल के धूल कण होते हैं उसी के चारों तरफ जलवाष्प जम करके बूंदें बनती हैं और उसको ही संघनन कहते हैं। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक भी कहते हैं। उन कणों को, धूल कणों को, जो कि वायुमंडल में मौजूद होते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तथा उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नज़दीक हो। उष्मांक के नज़दीक अगर तापमान पहुंच जा रहा है, ठीक है, उष्मांक का मतलब वही है जब संघनन होता है, तब भी उसको हम क्या कहते हैं, तब भी उस समय संघनन होगा। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन होने का सही मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब जलवाष्प जो कि वायुमंडल में विद्यमान है, वो जब जल की बूंद बनते हैं, ठीक है, जल की बूंद बनते हैं या फिर बर्फ़ के टुकड़े बनते हैं, बर्फ़ के टुकड़े बनते हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कोहरा को हिस्सा बनता है, ठीक है। तो ये सब के सब संघनन के रूप हैं। आप एक संघनन का एक रूप आप अपने आँखों के सामने देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं संघनन, कैसे देख सकते हैं? तो आप एक गिलास में पानी लीजिए और गर्मी में आप अगर रख देंगे उसको, तो आप देखते हैं कि गिलास के बाहर बूंद बनी हुई है, ठीक है, गिलास के बाहर बूंद बनी हुई है। वो वायुमंडल की आर्द्रता ठंडे सरफेस से टकरा करके जल की बूंद बन जाता है, उसको भी संघनन कहते हैं। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। आयतन ना बढ़े और तापमान उष्मांक तक अगर गिर जाता है, जिस बिंदु पे जाकर के कहीं ना कहीं संघनन क्रिया होती है, और फिर वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही अगर कम हो जाएं, तब भी संघनन होता है। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल, अगर जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए और ज़्यादा अगर जल भर रहा है, तब भी संघनन होता है। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छा अवस्था है, ठीक है। मतलब जब भी हवा के तापमान में कमी होती है तो संघनन होता है और यही सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखो, या तो ओस बन जाएगा, या कोहरा बनेगा, या तुषार बनेगा, या बादल बन जाएंगे। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे होता है। उष्मांक जमाव बिंदु से कहाँ हो? नीचे हो। और तथा तब भी संभव है जब उष्मांक बिंदु जमाव बिंदु से ऊपर हो। अगर नीचे होता है तो वही ओलावृष्टि का एक कारण बनता है, और अगर ऊपर होता है तो सिंपल साधारण बारिश होती है। अब देखते हैं ओस कैसे होता है। जब आर्द्रता आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संग्रहित न होकर के ठोस वस्तुओं जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंद के रूप में जमा होती हैं, ठीक है, तो उसे ओस कहते हैं। और इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें। ओस बनने के लिए यह आवश्यक है कि उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर हो, ठीक है।
ओस ओस तभी बनेगा जब ओशांग जमाव बिंदु से ऊपर हो, अदरवाइज वहाँ पे दूसरी चीज़ें होने लगेंगी। और आगे देखते हैं तुषार। दूसरी चीज़ें क्या, मतलब बर्फ़ स्नोफॉल होगा, बहुत छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बनेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, तब तुषार हो जाएगा वो। तुषार ठंडी सतहों पे बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने पर होता है, अर्थात ओशांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। ठीक है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों में के रूप में जमा होती हैं। ठीक, उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्था है। उजले तुषार जो उजले हैं वहाँ पे तुषार बनने की सबसे उपयुक्त अवस्था है। ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे होता है। सिंपल सी बात है कि दोनों ही धरातल से टकरा करके संघनन की क्रिया को प्राप्त करते हैं। बस फर्क इतना है कि ओशांक बिंदु से अगर ऊपर के तापमान होता है तो उस समय ओस बनता है, और अगर नीचे होता है तो तुषार। कोहरा एवं कुहासा। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहित अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है। कोहरा तथा कुहासा का कारण दृश्यता कम से शून्य तक होती है, और नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में धुओं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद करते हैं। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा और धुआं सम्मिलित होता है, धुआं भी सम्मिलित हो जाता है, उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। ठीक है। कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। कोहरे जो हैं वो कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं, तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती हैं वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिनमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। अब बादल देखते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के छोटे रवे की संहित होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनता है। देखिए बादल भी बहुत ही बारीक, एकदम महीन, वो कहीं ना कहीं जल की बूंदें हैं, लेकिन वो गिरती कहीं क्यों नहीं है, जब वो एक दूसरे से टकरा करके बड़ी बूंदें बनती हैं तभी बारिश होता है। चूँकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसीलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व एवं पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पक्षाभ मेघ, और दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा है स्त्री मेघ, चौथा है वर्षा मेघ। पहला है पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। आप देख सकते हैं, मतलब 8 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पक्षाभ मेघ होते हैं। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासी मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं। ये प्रायः 4000 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये तिरछे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। तीसरा है स्त्री मेघ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण से बनते हैं। ठीक है।
यहाँ आप जैसा डेफिनेशन दिया गया है उसके अनुसार आप इसको बताइए। चित्र 11.1 कौन से बादल के प्रारूप हैं और 11.2 किस बादल का रूप है। आते हैं वर्षा मेघ पे। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं। जो वर्षा मेघ होते हैं ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन सहित होता है। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर के निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। पहला ऊंचे बादल जिसमें पक्षाभ स्तरीय और पक्षाभ कपासी है। मध्य ऊंचाई वाले बादल स्तर मध्य और कपासी मध्य। कम ऊंचाई वाले बादल स्तर कपासी और स्तर वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, तो आप देखो तो ये आपका कपासी है और ये आप देख सकते हैं कि जो वर्षा मेघ है ये है। ठीक है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में फैला होता है और काफ़ी नज़दीक भी होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं वर्षण। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसीलिए जलवाष्प के संघनन के बाद जो है नमी के मुक्त होने की अवस्था को ही वर्षण कहते हैं। देखिए, संघनन हो गया लेकिन संघनन के बाद वर्षा तभी होगा जब जो जल की बूंदें हैं वो बड़े हों और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उन पर काम करे। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब यह वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार समहित वृष्टि या करापात है। समहित वृष्टि या करकापात है। यद्यपि करकापात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है एवं समय एवं क्षेत्र की दृष्टि में यदाकदा ही होता है। सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं। सहिम वृष्टि क्या है? जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। जमाव बिंदु को तापमान के साथ जब वायु की एक पतली परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिसे ओला पत्थर कहते हैं। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की नई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। वर्षा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा। संवहनीय वर्षा देखो, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठ जाती है। ठीक है, संवहन धारा आपको पता होगा संवहन धारा किसे कहते हैं। दूसरा उठ जाती हैं वायुमंडल की ऊपरी परतें पहुंचने के बाद यह फैलती हैं तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती हैं। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है।
लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्रों तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त वायु की सहित पर्वतीय ढाल पर आती हैं तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती हैं तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती हैं यह फैलती हैं, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल, मतलब जिस ढाल पे पवन नहीं चल रहा है उसके विपरीत वाली ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, वे नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे एवं वर्षा विहीन रहते हैं। ठीक है। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा, इसके बारे में आप पहले ही इस पुस्तक में 10वें अध्याय में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देख सकते हैं। संसार में वर्षा वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाले वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। और ऐसा क्यों होता है? अगर इसके क्वेश्चन आप आंसर जाने तो महाद्वीपों से जलवाष्प ग्रहण किया, बारिश करना शुरू किया, महाद्वीपों के किनारे बारिश ज़्यादा होगी तो जितना अंदर जाएगा उसकी आर्द्रता वायु की वायुमंडल की कम होती जाएगी, अर्थात वर्षा फिर कम होता जाएगा। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। महासागर ज़्यादा भी हैं और वहीं से जलवाष्प को उठाया फिर बारिश कर दिया। क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत का अधिकता के कारण जलवाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिमी तरफ यह घटती जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पूर्वा पवनें हैं, वो विषुवत रेखा से सट करके चलती हैं और इसीलिए पूरब की ढालों पे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये महाद्वीप है, ठीक, कोई भी ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ये महासागर है, इधर भी महासागर है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अक्षांश का विस्तार बताया गया है उसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक प्रभाव रहता है व्यापारिक पवनों का। व्यापारिक पवनें जो है पूर्वा चलती इस तरीके से चलती हैं और जब इस तरीके से चलती हैं तो यहाँ से उन्होंने जलवाष्प को उठाया, यहाँ से जलवाष्प को उठाया, फिर ये इधर जा कर के बारिश करती हैं। ठीक है, बारिश यहीं से मतलब सागरों से ही होता रहता है, लेकिन किनारों पे ज़्यादा वर्षा होगी, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी और जैसे जैसे ये फिर वायु आगे बढ़ेगी इसकी आर्द्रता कम होती जाएगी। इसकी आर्द्रता क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, इसकी आर्द्रता कम होती जाएगी। इसीलिए अधिकतर जो रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगे वो महाद्वीप के पश्चिमी छोर पे देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 से 65 उत्तर एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर वर्षा होती है तथा यह पूरब की तरफ घटती जाती है। तो पछुआ पवनों का प्रभाव जहाँ होता है वहाँ पे पश्चिमी ढाल पे ज़्यादा वर्षा होती है।
लेकिन यही है कि ऐसा नहीं है कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 35 से 40 उत्तरी अक्षांशों के बीच में जो ज़्यादा वर्षा होती है उससे ज़्यादा यहाँ वर्षा होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, जलवाष्प का फॉर्मेशन ही कम होगा, है ना। आर्द्रता वायुमंडल में कम रहेगी तो वर्षा कम होगा, लेकिन वर्षा अगर होगा तो पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पे ही होता है। जब भी पहाड़ तट के समांतर हैं, जहाँ भी पहाड़ तट के समांतर है वहाँ वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होता है। मतलब जिधर से पवन आता है उस वाले भाग में तटीय मैदानों पर अधिक वर्षा होती है, एवं यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। जहाँ पे पवन नहीं जा पाता है वहाँ पे वो घटती जाती है और कहीं कहीं तो वृष्टि छाया प्रदेश बन जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि ये पर्वत है और इधर से मतलब वायुमंडल आ रहा है आर्द्रता के साथ, तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी। इसके लगे हुए कोई मैदान है तो वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई बार वृष्टि छाया प्रदेश होता है, या फिर अगर नहीं भी है तो बहुत कम मात्रा में वर्षा हो पाती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा कारण आप लोगों ने जान लिया। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग व शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है। महाद्वीप के भीतरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों में जैसे विषुवतीय पट्टी एवं ठंडे समशीतोष्ण प्रदेश में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम आते हैं चैप्टर 12 पे, जिसका नाम है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। काफ़ी ज़रूरी टॉपिक ये भी है। देखिए 11th का लगभग सारे चैप्टर 11th के NCERT का सारे चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो उसको आप बहुत ही डिटेल से पढ़िए, एक एक वर्ड को आपको समझ करके पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं अभी हम, लेकिन अभी हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने लेवल पे इसको बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए, बार बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आप हर एक वर्ड से परिचित भी होंगे और उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं, उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं, वो भी आपके दिमाग में बैठने लगेंगी। आगे पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 12 को। देखिए, विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधित आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन एवं विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। वायुमंडल का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया जाता है। वे हैं आनुभविक, जनिक और अनप्रयुक्त। देखिए, आनुभविक वर्गीकरण प्रक्षेपित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित हैं। जनिक वर्गीकरण जलवायु को उसके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, हम एक बार फिर से याद दिलाएं कि कभी भी किसी भी पुस्तक को पढ़ो, किसी चैप्टर को पढ़ो, तो सबसे पहले जो उसके चैप्टर का नाम लिखा गया है ना,
उसके हिसाब से पहले आपको मोटा मोटा एक आइडिया हो जाना चाहिए। ये पहली बात है, ठीक है। विश्व की जलवायु मतलब विश्व के विभिन्न जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे जलवायु पाए जाते हैं विश्व में, ठीक है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, और इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है और जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इससे जलवायु परिवर्तन ना हो। तो कोपेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जलवायु के वर्गीकरण पद्धति दिया। वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण के आणविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं जैसा वो होगा वनस्पति होगा वैसा वहाँ का जलवायु होगा, ऐसा उन्होंने अध्ययन किया। और वनस्पति कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान और वर्षा कैसा है। देखिए, वर्षा और तापमान के माध्यमान वार्षिक और माध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आणविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों और प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह और उनकी विशेषताओं को सारणी 12.1 में दिया गया है। बड़े अक्षर A, C, D और E आर्द्र जलवायु को और B अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिससे छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों F, M, W और S द्वारा इंकित किया गया है। इसमें F शुष्क मौसम के न होने को और M मानसून जलवायु को और W शीत ऋतु के कारण शीत ऋतु को तथा S शुष्क ऋतु को इंकित करते हैं। छोटे अक्षर A, B, C और D तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। B समूह की जलवायु को उपविभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए S तथा मरुस्थल के लिए W जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 12.2 में दिखाया गया है। जलवायु समूहों एवं प्रकारों का वितरण सारणी 12.1 में दर्शाया गया है। तो हम दोनों सारणियों को एक बार देख लेते हैं। तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु समूह हैं वो जलवायु समूह हैं A, B, C, D, E, H, ठीक है। तो उसमें क्या है, पहला A है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश हैं। हम सब में जलवायु प्रदेश नहीं लगाएंगे, जलवायु समूह नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप जैसे उष्णकटिबंधीय बोला तो आप समझ लीजिए कि ये जलवायु समूह का एक भाग है, एक रूप है। तो इसमें क्या है, सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु में वर्षण की तुलना में, क्योंकि देखिए यही है जो वर्षा पे और ये शुष्क है बी वाला, ठीक है। वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है। वर्षा कम हो रहा है, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, तो शुष्क जलवायु हो जाएगा। कोष्ण शीतोष्ण जो है, कोष्ण शीतोष्ण, इसको उष्ण शीतोष्ण भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये देखिए सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस
है, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस के से कम होता है और ये मध्य अक्षांशीय जलवायु में होते हैं। देखिए शीतल हिमवन जलवायु, शीतल हिमवन जलवायु जो है वो वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीने के औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। शीत क्या है? शीत जलवायु प्रदेश में सभी महीनों का औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और उच्च भूमि जो है एच हाईलैंड्स जो है वो उच्च भूमि अर्थात ऊंचाई के कारण शीत जहाँ पे हैं उसको एच से निरूपित किया गया है। कोपेन के अनुसार जो जलवायु प्रकार हैं उसमें अब ग्रुप समूहों में भी जो उप समूह हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से उप समूह आते हैं उसमें बांटा गया है। जैसे ए था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तो उसमें भी 3 प्रकार हैं। एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसून और तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र को ही हम कैपिटल ए स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और उष्णकटिबंधीय मानसून को ए और स्मॉल एम से और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क से ए और स्मॉल डब्ल्यू से। लक्षण अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र में कोई शुष्क ऋतु नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा ही आर्द्र मौसम ही होते हैं। और उष्णकटिबंधीय मानसून में इसमें मानसून होता है, लघु शुष्क ऋतु होती है, बहुत छोटे समय के लिए आता है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जो है वो जाड़े के शुष्क ऋतु यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जाड़े में शुष्क पाए जाते हैं, गर्मियों में उष्ण। चलिए दूसरा है जो शुष्क जलवायु, यही एक ही है, इसमें जो है 4 विभाजन किया गया है। एक है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, स्टेपी एक घास का मैदान है और ये उपोष्ण कटिबंधीय है। जब भी उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाएगा तो आप समझिएगा कि ये 45 से 60 के बीच की अक्षांश के बीच की बात चल रही है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल देखिए किन किन अक्षरों से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य अक्षांशीय स्टेपी, ठीक है, बी एस स्मॉल के, और मध्य अक्षांशीय जो मरुस्थल हैं बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल के। तो अगर उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी देखें तो निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश हैं इसमें शामिल। और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में निम्न अक्षांशीय जितने भी शुष्क वायु प्रदेश हैं वो हैं। और मध्य अक्षांशीय स्टेपी में मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश हैं और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में मध्य अक्षांशीय शुष्क प्रदेश हैं। सी जो है कोष्ण शीतोष्ण या फिर मध्य अक्षांशीय जलवायु, ठीक है, जो कोष्ण शीतोष्ण है। इसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय प्रदेश भी इसी में आते हैं। और समुद्र पश्चिमी तटीय जो जलवायु है वो भी इसमें आ जाती है। मतलब जितने भी पश्चिमी समुद्र के तटीय भाग हैं उसमें जो जलवायु देखने को मिलता है मध्य अक्षांश में, वो भी इसी में होता है। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेश मिलते हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेश शुष्क गर्म ग्रीष्म काल यहाँ पे होते हैं। और समुद्री पश्चिमी तटीय जो है इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं होता है, कोष्ण एवं शीतल ग्रीष्म होते हैं। डी शीतल हिमवन जलवायु में जिसमें 2 प्रकार हैं, एक है आर्द्र महाद्वीपीय और एक है उप उत्तर ध्रुवीय। जहाँ पे आर्द्र महाद्वीपीय में कोई शुष्क ऋतु नहीं होता है और यहाँ पे भीषण जाड़ा पड़ती है। और ऊपर उत्तर ध्रुवीय में जाड़ा शुष्क होता है और यहाँ पे ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, भीषण होता है। देखिए जब भी शुष्क जहाँ देखेंगे उसका मतलब देखिए कि वहाँ के वायु में, उस जलवायु प्रदेश में वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम होती है। और जहाँ पे अगर शुष्क नहीं लिखा हुआ है, आर्द्र लिखा हुआ, तो वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब नॉर्मल है। ई को देखेंगे अगर हम लोग तो शीत जलवायु है। शीत जलवायु में 2 प्रकार हैं, एक है टुंड्रा जलवायु प्रदेश, एक है ध्रुवीय हिमटोपी, ठीक है। और टुंड्रा जो सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं होता यहाँ पे,
हमेशा ही ठंडी ही पड़ती है। और ध्रुवीय हिमटोपी भी सदैव हिमाच्छादित हिम होते हैं, मतलब हमेशा हिम से वो ढका ही होता है। उच्च भूमि जितने भी हैं, उच्च भूमि में उच्च भूमि होता है, एच से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे समूह जो है वो यहाँ पे एफ लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट के लिए कूट अक्षर एच का यूज करते हैं, लेकिन जो एक ग्रुप है वो ग्रुप एफ से ही जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, अब एक एक समूह के बारे में पढ़ेंगे। समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। एक एक वर्ड को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से कहाँ की बात कर रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच के पूरे भाग को उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। संपूर्ण वर्ष यहाँ पे सूर्य के ऊर्ध्वाधर तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, जिसको ITCZ बोलते हैं, की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है। ठीक है, जो ये ITCZ है, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, और हिंदी में यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही जहाँ पे पूर्वा पवनें एक दूसरे से मिलती हैं, और ये कहीं ना कहीं मौसम में, मतलब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ ही ये थोड़ा सा उत्तर और या तो दक्षिण शिफ्ट होता रहता है, और ये जहाँ पे शिफ्ट होता है उस पे एक खास प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है, उष्ण एवं आर्द्र। ठीक है, यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, तो वार्षिक तापांतर का मतलब वर्ष के तापों में अंतर बहुत ही कम होता है। ठीक है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और AM उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, और AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु।